दोस्तों नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय स्तर की मीटिंग मेरठ में थी। आज आरएलडी की मीटिंग यहाँ पर हो रही है, हस्तिनापुर क्षेत्र की। और पश्चिम उत्तर प्रदेश पंचायत पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जाता है कि आमतौर पर अब जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के हों या लोकसभा के, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से पहले चरण में होना शुरू होते हैं और यहाँ से जो हवा चलती है वो पूरे प्रदेश को अपनी लपेट में ले लेती है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी से। आपने इस मीटिंग को करीबी से देखा, जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई यहाँ पर। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कई स्तर पर चुनौतियों से जूझ रहा है इस वक्त? एक तो राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो संगठन के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव नहीं हो पाया, और यूपी के तो कई जिलों में जिला अध्यक्षों तक का चुनाव वो होल्ड पे चला गया था, अभी तक वो आगे नहीं बढ़ा। दूसरी बात ये कि जब ये मीटिंग होती है जिसमें स्ट्रेटेजी बननी थी पंचायत चुनावों के बारे में, संगठन के बारे में, तो इसमें से बहुत सारे प्रमुख चेहरे जो हैं वो मीटिंग से गायब रहते हैं, वो मीटिंग में प्रेजेंस उनकी दिखाई नहीं देती है। तो किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, हम लगातार अगर हम 2013 से बात करें, जब 2013 में मतलब 2014 के चुनाव की आहट थी, तैयारी चल रही थी पूरी, तो हमने देखा कि 2013 में बड़ा कुनबा बीजेपी का था, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। और 2014 के बाद तो ये हाल रहा बैठकों का कि अगर मैसेज चला गया ना कि भाई उसकी मीटिंग है, तो लोग बाहर खड़े होते थे। लोगों को ये कहना पड़ता था कि आपकी मीटिंग नहीं, आप बाहर रहिए, तो लोग बाहर होते थे चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन ये 6 सितंबर को मीटिंग हुई, इसमें प्रदेश अध्यक्ष आए, संगठन के प्रदेश के महामंत्री थे। और ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहले केंद्रीय स्तर पर एक मीटिंग होती है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और ये मनाया जाता है कि ये पखवाड़ा चलता है 15 दिन का, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, जब लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी का जन्म होता है, तो तब तक ये प्रोग्राम चलता है। ये 2014 से कंटिन्यू है स्थिति। तो इस बीच में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो प्रोग्राम के लिए मीटिंग बुलाई गई। इस बार क्या है कि एक तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, दूसरे जो स्नातक के विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक के चुनाव हैं, तीसरा वो जो सेवा पखवाड़ा है उसका नाम ये दिया जाता है कि भाई इस बीच में जो पंचायत चुनाव भी है, स्नातक के चुनाव है, कि वहाँ जो मतदाता हैं टोटल, इसमें क्या है कि जो बूथ से लेके, बूथ अध्यक्ष से लेके और इसमें जिला अध्यक्ष तक जिले में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें यह है कि भाई सब लोग वो मतदाता सूची तैयार करो, सेवा भाव के काम करो। तो सेवा भाव का काम तो ये है कि अब जैसे टारगेट दिया गया कि 2 चुनाव है, तो दोनों की सबसे पहले ध्यान रखो कि मतदाता कैसे बने, एक तो ये था। इसके लिए डॉक्टर साहब इस बार जो मीटिंग थी, तो यहाँ जो क्षेत्रीय मीटिंग है इसमें 71 विधानसभा आती हैं और 14 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। तो ये बताया गया, ये कहा, और तमाम संगठन के लोग, वेस्ट यूपी का जो संगठन, क्षेत्रीय संगठन, जिले का संगठन, इसको मतलब मेरठ प्रांत बना रखा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस तरह से इसको, और इसमें मेरठ, सहारनपुर मंडल के 9 जिले और मुरादाबाद मंडल के जिले, तो 14 जिले होते हैं इस तरह से। 5 जिले मुरादाबाद कमिश्नरी के और 9 जिले जो है मेरठ सहारनपुर कमिश्नरी। जी। तो ये लोकसभा इस बार डॉक्टर साहब हमने देखा, ये कहा गया था कि 2022 में जितने भी विधानसभा के प्रत्याशी थे, वो चाहे चुनाव में जीते या हारे, उन सबको कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू मीटिंग में शामिल होना है। और लोकसभा 2024 में जो प्रत्याशी थे लोकसभा के, वो चाहे सांसद बने चाहे हार गए, सबको आना था। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इसमें बहुत सारे सांसद नहीं थे मीटिंग में, विधायक नहीं थे, जिला पंचायतों के अध्यक्ष भी नहीं थे कई जगह के, इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है? क्या ये थे या नहीं थे, और नहीं थे तो क्या वजह थी? नहीं डॉक्टर साहब, शामिल नहीं थे बड़ी संख्या में, ये पूरा चर्चा का इशू भी है। क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी, ये सेंट्रल के आह्वान पर मीटिंग हुई थी कि उसमें ये मीटिंग बूथ स्तर तक होनी है, चल रही है लगातार। हाँ, मतलब ये नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल के बाद फिर ये रीजनल लेवल पे, और रीजनल लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, और फिर बूथ लेवल, मंडल लेवल तक। तो ये तो क्योंकि दिल्ली के आह्वान में मीटिंग थी। और इसमें आप देखिए, सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में जो प्रत्याशी थे 2024 के, राघव लखनपाल इसमें शामिल नहीं थे, राघव लखनपाल शर्मा। आप इसमें अगर शामली की बात करें तो सुरेश राणा जी पहले गन्ना मंत्री थे, वो भी प्रत्याशी थे, वो भी इसमें शामिल नहीं थे। इसके अलावा अगर आप मुरादाबाद मंडल की बात करो तो कुंदरकी से जो अभी उपचुनाव जो हुआ था उसमें विधायक बने ठाकुर रामवीर सिंह, वो भी शामिल नहीं थे।
बिजनौर के विधायक हैं अशोक राणा, वो भी शामिल नहीं थे। मुरादाबाद के विधायक हैं सुशांत सिंह, वो भी शामिल नहीं थे। और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और देश के रक्षा मंत्री के बेटे भी हैं पंकज सिंह, जो नोएडा से विधायक हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं थे। सदन के पूर्व विधायक संगीत सोम भी शामिल नहीं थे। मतलब ठाकुर लाभी का एक बड़ा तबका था, बड़े नेता थे जो इसमें मीटिंग में शामिल नहीं हुए। प्रदेश अध्यक्ष अच्छा, मौजूद ऐसा थे। भी कुछ है कि कास्ट वाइज कुछ इसमें दिखाई हाँ दे रहा हाँ था। हाँ, कास्ट वाइज तुम बता रहा हूँ, ये बड़े नाम सब ठाकुर नेता हो गए जो शामिल नहीं हुए। इसके अलावा गुर्जर नेता भी इस तरह एक्सेंट रहे। अगर बात करें, सुरेंद्र नागर जी हैं, सुरेंद्र नागर जी राज्यसभा के सांसद हैं। भाटी जी हैं, वो जो एमएलसी हैं। इसके अलावा हाँ, तेजपाल जी हैं, वो भी शामिल नहीं हुए। और एमएलसी हैं अशोक कटारिया जी, वो भी शामिल नहीं हुए। मतलब गुर्जरों की बड़ी संख्या में जो बड़े विधायक हैं, सांसद, वो भी शामिल नहीं हुए। ठाकुरों के भी शामिल नहीं हुए। और यूं तो अगर हम बात करें तो चूंकि लक्ष्मण वाजपेयी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो उपाध्यक्ष हैं राष्ट्र के, उनके लिए तो बहुत सारे काम होते हैं। वो तो ये भी था कि उपराष्ट्रपति चुनाव था, उसमें थे। अश्विनी त्यागी जी एमएलसी हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। उन्हें भी, हालांकि बाद में जब चर्चा इशू आया तो बताया गया कि बनारस में कल प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए थे, वहाँ की पूरी वो प्रभारी हैं, वहाँ की समीक्षा में वो मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप देखो कि इतनी बड़ी संख्या में लगभग 23 विधायक और पूर्व विधायक जिन्हें आना था वो आ नहीं पाए। तो ये माना जा रहा है कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि जब राष्ट्र के आह्वान पर कोई मीटिंग होती हो, उसमें प्रदेश अध्यक्ष शामिल होते हो, तो क्षेत्र लेवल पे जब बताया गया हो, इतने लोग मीटिंग से एब्सेंट हो जाए। क्या रीजन हो सकता है, क्यों रहे? डॉक्टर साहब, रीजन बहुत सारे हैं। एक तो आप ये देखिए कि मतलब हालांकि ये इशू हालांकि पॉलिटिकल पार्टी का, भाजपा का इशू है, लेकिन ये चर्चा का इशू है। 1 साल पहले भाजपा का चुनाव हो जाना चाहिए था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था। हालात इतने विकट हैं, ये पूरा चर्चा का इशू है। नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में लोग पार्टी नेतृत्व के जो डिसीजंस हैं उनको डिसओबे करने की स्थिति में आ गए? उस मीटिंग में जो बैठक सेंट्रल के आह्वान पर हो रही है, अगर लोग ना आए, अब या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर अब लोगों का मन कहीं ना कहीं टूट रहा है। और दूसरा डॉक्टर साहब, आप देखो ना, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो वेस्ट यूपी की तो स्थिति बड़ी विकट दिखाई दे रही है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो दिल्ली का क्लब में चुनाव हुआ, और चुनाव को लेकर वहाँ जो जीते हैं राजीव प्रताप रूडी जी का एक बयान पूरा सोशल मीडिया में वो पूरा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, जो पूर्व यहाँ मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, जो मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद रहे, फिर 2 बार मंत्री रहे, क्योंकि ये भी चुनाव में थे, ये हार गए। तो एक वो वायरल बयान हो रहा है, राजीव प्रताप रूडी जी कह रहे हैं कि संजीव बालियान जी, मैं जिस लोकसभा से चुनाव लड़ता हूँ वहाँ कोई जाट वोटर नहीं है, लेकिन आप जिस लोकसभा चुनाव लड़ते हो वहाँ 2 लाख ठाकुर वोटर हैं। अगर आप मुझसे ज़्यादा पंगा करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ये वाला इशू बड़ी तेज़ी से पूरा जो है यहाँ वेस्ट यूपी का पूरे उत्तर भारत में फैल रहा है, और ये ठाकुर और जाटों के बीच में ये बड़ा कंट्रैक्शन पैदा कर रहा है। दूसरा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पूरे वेस्ट यूपी में, मतलब वेस्ट यूपी की बात करूँगा, सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक बड़ा इशू चल रहा है। ये सोशल मीडिया पर जिस तरह का पूरा बवाल चल रहा है उस पर सम्राट मिहिर भोज को लेकर, एक पक्ष ये कह रहा है कि सम्राट मिहिर भोज वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, एक पक्ष ये कह रहा है कि वो राजपूत थे और वो राजपूत सम्राट मिहिर भोज थे। इसको लेके मतलब जहाँ एक तरफ ठाकुर और गुर्जरों में ये मिहिर भोज का मामला पूरा गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजीव प्रताप रूडी और डॉक्टर संजीव बालियान के बीच में जो ये बात हुई, इसको लेके पूरा मैसेज है। और इस बात को ये मान भी रही है, पार्टी मान रही है कि वेस्ट यूपी में जिस पार्टी में तमाम सब लोग होते थे, कभी ऐसा कंट्रक्शन नहीं होता था, आमने सामने कभी जातियाँ नहीं होती थी, लेकिन इस बार देखो इस तरह की स्थिति है पूरे वेस्ट यूपी में। नहीं, इसको तो लोग इस तरह भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कोई चुनाव होना नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि ठाकुरों के बीच में एक बड़े नेता को प्रोजेक्ट करना चाहती थी, तो इस मौके को उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को बड़ा नेता बनाने के तौर पर चुना। वो राजीव प्रताप रूडी को बिहार में एक बड़े ठाकुर नेता के तौर पर लॉन्च कर रहे हैं, और इसका लाभ निश्चित तौर पर वो वहाँ के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें कैश करने की कोशिश करेंगे। तो यूपी में तो ऐसा कोई चुनाव नहीं था जिससे वो संजीव बालियान को प्रोजेक्ट करते, प्रमोट करते और उससे वो बेनिफिट बदल लेते, वोट में बदल लेते उसको। तो वहाँ ऑलरेडी जयंत चौधरी उनके साथ गठबंधन में हैं, तो बड़े नेता हैं। तो इस तौर पर एक खेमा ये भी मानता है कि रूडी को बिहार में, खास तौर पर बिहार में ठाकुर वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए ये दांव चला था भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो हो सकता है, लेकिन जो जिस तरह का बयान दिया है राजीव प्रताप रूडी जी ने, वो बयान तो ऐसा है ना, ये बयान सोशल मीडिया में बड़ा विकराल बयान क्या, ये तो एक पूरा इंटरव्यू है उनका जो एक अंग्रेजी की पत्रकार ने लिया,
और इस इंटरव्यू में राजीव प्रताप रूडी के जीवन के कई सारे पहलू दिखाई देते हैं और उनमें राजीव प्रताप रूडी खुले तौर पर इनडायरेक्ट वे में बिना नाम लिए अमित शाह को भी चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि पार्टी के भीतर कुछ लोग थे जिन्होंने संजीव बालियान का इस्तेमाल कर लिया, तो वो बिना नाम लिए निशिकांत दुबे के ऊपर भी प्रहार करते हैं, वो बिना नाम लिए अमित शाह के ऊपर भी प्रहार करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के जो जानकार हैं और जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को जानते हैं, तो वे समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता बनाना अहम होता है। वो इस बात को बारीकी से समझते हैं कि अगर सत्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो वो सारे कंट्राडिक्शंस को फाइनली सत्ता की दहलीज पर ले जाकर के डाइल्यूट कर लेते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ उनमें बन जाती है कि पहले सत्ता हासिल करो। तो अमित शाह की तो कोई पर्सनल फॉलोइंग नहीं है वहाँ पे बिहार में, रूडी की है, तो रूडी को एक बड़े ठाकुर नेता के तौर पे पार्टी प्रोजेक्ट करके वहाँ पे ठाकुर वोटों को मोबिलाइज कर लेगी अपने फेवर में, ऐसा भी लोगों का मानना है। ये तो है, पर बिहार की जहाँ तक बात करें वहाँ तो ठाकुर वोट हालांकि बीजेपी का ही माना जाता है। वो ना तो वो आरजेडी के पक्ष में कभी जाता, ना कभी जेडीयू के पक्ष में जाता, और लगता है कि वहाँ बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन पर डॉक्टर साहब एक बात ये है कि ये जो मीटिंग हो रही है, अभी देखो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसके बाद फिर 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, जिस तरह के जातीय मुद्दे उछड़ के निकल के आ रहे हैं और लगातार जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, वो आमने सामने हो रहे हैं, तो इसका एक बड़ा नुकसान 2027 में उठाना पड़ सकता है अगर इस मामले ना निपटे तो। यूपी में संजय निषाद के बयान को जोड़ के देख सकते हैं, बीच बीच में अनुप्रिया पटेल भी नाराज होती हैं। पिछले दिनों जयंत चौधरी की पार्टी के बारे में चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जिस तरह के कमेंट किए, वो भी इस संदर्भ में देख सकते हैं, इस रोशनी में। तो कुल मिलाकर एक सवाल इस समय बड़ा ये खड़ा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में फंसी है जातियों की पॉलिटिक्स को लेकर के, सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के, या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त पूरा फोकस बिहार पर कर चुकी है और बाकी सब चीज़ें साइडलाइन हो गई हैं। ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो इस बात के लिए जानी जाती है कि जिसमें नेतृत्व कोई फैसला लेता है तो आखिरी कार्यकर्ता भी उसको मानता है, वहाँ पर अगर मीटिंगों में लोग आना कम शुरू हो गए हैं तो निश्चित तौर पर गंभीर बात है। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।